चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यू करें। चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की और 7.2 हम लोग अब देख रहे थे, जिसमें हमारी ये फार्मूला चल रही थी। वो थी रेशियो फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूलाज। उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस देख रहे थे, जिसमें हमने अभी तक जो क्वेश्चंस देखे, अब उसके आगे का क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करें। 7 तक के क्वेश्चंस देखे थे, अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग देखें। तो देखो क्वेश्चन 8 में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि इफ a एंड b आर -2 एंड 2 -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट ap इक्वल टू 3/7 ab एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कि A और B दो पॉइंट है, एक लाइन पे ये दो पॉइंट आए हुए हैं A एंड B। A के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -2 और B के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2 एंड -4। उसके बीच में कहीं एक पॉइंट P आया हुआ है, देखा ना, P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB के ऊपर पॉइंट P आया हुआ है और उसके लिए कंडीशन दी गई है कि AP इक्वल टू 3/7 AB। ये जब अपॉन में दिया हुआ हो ना, तो इसका मतलब ये रेशियो ही कहलाया। क्या कहलाया? ये रेशियो ही है। तो इसका मतलब हमें जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P फाइंड करने हैं ना, तो P के कोऑर्डिनेट मतलब XY ढूंढना है, तो वो रेशियो फार्मूला से ही फाइंड करना है, रेशियो फार्मूला से ही ढूंढेंगे। और रेशियो यहाँ दिया हुआ है, लेकिन देखो कि रेशियो किसका दिया हुआ है। यहाँ AP इक्वल टू 3/7 AB, तो इसका मतलब इसको रेशियो में ऐसे लिखते हैं कि ये AB को क्रॉस में ले जाए, AB को अगर क्रॉस में ले जाए तो ये बन जाता है AP अपॉन AB। ठीक है, ऐसे हो जाएगा AP यहीं पर ही, AB यहाँ पर, AP अपॉन AB इक्वल टू 3/7, ऐसे बनेगा 3/7। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है कि ये AP3 है, ये A से P तक ये 3 है, ये 3 रेशियो, लेकिन AB 7 है। ध्यान दो, AB ये पूरा 7 है। यहाँ कंफ्यूज करने के लिए आपको सिर्फ ये लॉजिक दिया हुआ है कि यहाँ AP और AB पूरा 7 दिया हुआ है। हम लोग तो रेशियो लिखते हैं AP और PB, है कि नहीं? रेशियो के फॉर्मूला में जो आप लोग MN लिखते हो ना, वो MN में ये AP का और यहाँ PB का, इन दोनों का नाम लिखा जाता है। ये पूरा AB काम नहीं आता। तो इसलिए पहले लॉजिकली सिर्फ इतना देखेंगे कि ये पूरा AB वो 7 का है, 7 पॉइंट, जिसमें AP 3 पॉइंट, तो ये PB वो कितने पॉइंट बचेगा? वो 4 पॉइंट बचेगा, है ना। 3 + 4 7 ही होगा ना। तो इसका मतलब आपको रेशियो में 3/7 नहीं लेना है, आपको रेशियो में 3/4 लेना है कि नहीं? ये पार्ट 3/4 लेंगे, इसीलिए फिर उसके बाद हम लोग रेशियो फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको दिया हुआ है, मतलब लॉजिक दिया हुआ है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में उतावल में 3/7 मत कर देना। तो देखो इसके सॉल्यूशन में हम लोग लिखें कि यहाँ A की वैल्यू है -2, P की वैल्यू फाइंड करनी है XY, और B की वैल्यू है 2 एंड -4। Here AP equal to 3/7 AB. It means AP ratio AB equal to 3/7। देखो ये AP और पूरा AB 3/7 है। सो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कि सो पॉइंट PXY डिवाइड A एंड B इंटू 3/4। तो इसका मतलब अगर ये पूरा 7 है तो इस P की वजह से इसके दो पार्ट कौन से हो जाते हैं? तो 3/4 बनता है, 7 नहीं। समझ आ रही है ना बात? ये जरा सा अगर यहाँ पे गलत लिख दिया ना, तो मतलब सम में पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ 3/4 से हमें सम करना है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला, अब रेशियो में है तो वही रेशियो या तो सेक्शन फार्मूला यूज करें। तो उसमें x और y अलग अलग ढूंढते हैं ना। तो x की फार्मूला आती है mx2 + nx1 अपॉन में m + n। तो ये m और n पे क्या लिखेंगे? m और n पे लिखेंगे ये 3/4।
3 को m पे, 4 को n पे। तो m x2, तो m पे ये 3 और x2 पे कौन सा, तो x2 पे ये 2, पता है ना, a की वैल्यू वो x1 y1, b की वैल्यू वो x2 y2, तो x2 पे ये 2 प्लस n, तो n पे लिखेंगे ये 4 और x1, तो x1 पे लिखेंगे -2 अपॉन में m प्लस n, तो 3 प्लस 4। फिर तो इनका सॉल्यूशन करें तो सॉल्यूशन से ये मिल जाएगा ना, 3 2 जा 6, यहाँ 4 2 जा माइनस है तो -8 अपॉन 3 प्लस 4 7, तो 6 - 8 -2 अपॉन 7, x की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही पास में y की वैल्यू ढूंढें कि y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो इसका मतलब यहाँ पे भी m की जगह पे लिखेंगे ये 3, y2 तो y2 पे लिखेंगे ये -4 प्लस n की जगह पे लिखेंगे ये 4, y1 पे लिखेंगे ये -2 अपॉन m प्लस n, तो अपॉन 3 प्लस 4। तो यहाँ पे 3 4 जा -12, 4 2 जा -8 अपॉन 7, तो -12 और -8 -20 अपॉन 7 y की वैल्यू। मतलब जो p के कोऑर्डिनेट हमें x और y ढूंढने थे वो x और y मिल गए ना, -2 अपॉन 7 और -20 अपॉन 7, है ना सिंपल। सिर्फ इतना सा लॉजिक था ना इसमें, बराबर। तो देखो अब जैसे ये पॉइंट देखा ना, ऐसे ही अब दूसरा एक क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9, और इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टिक करना, आगे भी टिक करवाए थे और ये भी ध्यान रखना। ऐसा है क्वेश्चन कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट। इसका मतलब कि एक लाइन सेगमेंट है सीधी कि ए और बी इसके पॉइंट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -2 और 2, बी के कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं 2 और 8। हमें पूरी लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब इसके 4 टुकड़े करने हैं पूरी लाइन के। आपको याद हो तो इसी एक्सरसाइज में पहले एक क्वेश्चन था जिसमें हमें पूरी लाइन के 3 पार्ट करने थे, है ना, 3 इक्वल पार्ट करने थे। इसमें कितने करने हैं, 4 इक्वल पार्ट करने हैं। समझ आ रही है बात। आगे जो हम लोग 3 इक्वल पार्ट कर रहे थे ना, यहाँ रफ में जस्ट याद करवा रहा हूँ कि 3 इक्वल पार्ट जब कर रहे थे कि ए और बी पॉइंट है, उसके 3 पार्ट करने होते थे तो बीच में 2 पॉइंट ढूंढते थे। 2 पॉइंट ढूंढना तो 3 पार्ट हो जाते ना। वो 2 पॉइंट ढूंढने के लिए एक बार हम लोग रेशियो की फॉर्मूला लगाते थे, सेक्शन फॉर्मूला, और एक बार मिड पॉइंट की फॉर्मूला लगा रहे थे, ऐसा। तो ऐसे 3 पार्ट हो जाते। यहाँ हमें ढूंढना है 4 पार्ट। तो 4 पार्ट के लिए यहाँ बीच में 3 पॉइंट होने चाहिए। कितने पॉइंट होने चाहिए, 3 पॉइंट। कि समझो वो 3 पॉइंट पी क्यू आर, कोई भी नाम दे सकते हैं ना, समझो पी क्यू आर एक्स वाई जेड, जो भी नाम दे दो। ये 3 पॉइंट हमें फाइंड करने हैं। ये 3 पॉइंट फाइंड करने से ये इसके 4 पार्ट हो जाएंगे कि नहीं। तो 4 इक्वल पार्ट बनाने हो तो यहाँ कितने पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं, 3 पॉइंट्स। और ये 3 पॉइंट्स कौन सी फॉर्मूला से मिलेंगे, तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स मिड पॉइंट के फॉर्मूला से मिलेंगे। तीनों पॉइंट है किसकी फॉर्मूला से, मिड पॉइंट की फॉर्मूला से। कैसे, सिंपल, पहले समझ लो कि देखो सबसे पहले ये पॉइंट ढूंढ लेंगे, बिल्कुल बीच में ये पॉइंट है ना, वो ए और बी का मिड पॉइंट होगा कि नहीं, ए और बी के बिल्कुल बीच में ना, क्योंकि यहाँ पे भी देखो 2 पार्ट है, यहाँ पे भी 2 पार्ट है, तो ये बीच में ही हुआ ना। तो इसलिए ये पॉइंट ए और बी के बीच में आएगा, तो मिड पॉइंट से ये मिल जाएगा। उसके बाद फिर ये पॉइंट ढूंढेंगे, ये पॉइंट है ना ए का और इस पॉइंट का मिड पॉइंट है, इन दोनों का मिड पॉइंट है, ये मिल जाएगा। और फिर इन दोनों का मिड पॉइंट ये मिल जाएगा, कि इन दोनों का मिड पॉइंट, ये पॉइंट जो मिलेगा और साथ में बी उसका मिड पॉइंट ये मिल जाएगा। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट अगर ढूंढने हो तो वो तीनों पॉइंट मिल जाएंगे ना, तो 4 इक्वल पार्ट हो जाएंगे ना। समझे, जब 3 इक्वल पार्ट ढूंढने हो ना तो एक बार रेशियो की, एक बार मिड पॉइंट की फॉर्मूला लगाते हैं दोनों। जबकि 4 इक्वल पार्ट फाइंड करने हो तो आपको तीनों में मिड पॉइंट की फॉर्मूला यूज करनी है। आई बात समझ में। तो देखो अब इसका सॉल्यूशन देखें कि यहाँ पर लिखेंगे कि लेट पॉइंट्स पी क्यू एंड आर,
तीनों में एक्स वाई क्योंकि तीनों की वैल्यू ढूंढनी है हमें। लेट पॉइंट पी क्यू आर डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। समझो ये 3 पॉइंट हमने लिखे पी क्यू आर, तो जिससे ये 4 पार्ट हो जाते हैं ना इसके। तो हम लोग इसमें सबसे पहले अब किसको ढूंढेंगे, क्यू को ढूंढेंगे। पी क्यू आर तीनों ही फाइंड करने हैं, तो उसमें सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे क्यू को। ये क्यू किसका मिड पॉइंट है, तो ए और बी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पहले लिखेंगे कि क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। ए की वैल्यू -2 और बी की वैल्यू 2 8। सो क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। सो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला आती है x के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2, y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ x1 x2 क्या लिखेंगे, तो x1 x2 में ये a और b लिखेंगे कि x1 पे ये -2 और x2 पे 2। तो -2 प्लस 2 अपॉन 2, तो -2 और प्लस 2 0 अपॉन 2, आंसर 0। और वैसे y में y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y1 और y2 पे ये लिखेंगे, y1 पे ये 2 और y2 पे 8। तो 2 प्लस 8 अपॉन 2 मीन्स 10 अपॉन 2, आंसर 5। मतलब सबसे पहले जो हमें q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे ना, q के कोऑर्डिनेट्स जो ढूंढने थे x और y, वो x और y क्या मिलेगा, 0 और 5 मिलेगा। समझ आ गया है ना, सिंपल एकदम कि पहले q का कोऑर्डिनेट मिल गया, अब क्या ढूंढेंगे, तो अब p ढूंढेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। नाउ इसी लाइन में q तो मिल गया आपको 0 और 5। नाउ p इज अ मिड पॉइंट ऑफ a एंड q। अब ये p वो ये a और q का मिड पॉइंट है, तो अब p की वैल्यू भी मिल जाएगी ना, जिसमें a और q पे ये वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू तो है -2 और 2, और q की वैल्यू आपने ढूंढी 0 एंड 5। तो अब p मिड पॉइंट, अब ये फिर से मिड पॉइंट की फॉर्मूला रखें। x पे x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो x1 x2 पे ये लिखेंगे, x1 पे -2 और x2 पे 0। अब a और q ही देखना है ना, इसका मिड पॉइंट है। तो -2 एंड 0 अपॉन 2 मीन्स -2 अपॉन 2, आंसर -1। आंसर x की वैल्यू -1। और y में भी y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y1 पे 2, y2 पे 5 अपॉन 2, तो 2 प्लस 5 अपॉन 2, आंसर 7 अपॉन 2 मिल जाएगा 3.5। 7 डिवाइड 2 3.5। मतलब जो हमें p के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने थे x y, वो x y हमें मिल गया -1 और 3.5 मिल गए ना p की वैल्यू भी। अब किसकी बाकी, r की वैल्यू बाकी। तो वो r किसका मिड पॉइंट, तो q और b का मिड पॉइंट। तो अब r की वैल्यू फाइंड करें। अब इसमें a मिल गया, p मिल गया, q मिल गया। अब r जो हमें फाइंड करना है वो r किसका मिड पॉइंट, q और b का मिड पॉइंट। यहाँ लिखेंगे ना r इज अ मिड पॉइंट ऑफ b एंड q। भले पहले b लिखो फिर q, कोई भी लिखो उसमें। सो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला, अब इसमें x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब x1 x2 पे कौन सा, b और q की वैल्यू। तो x1 पे 2 और x2 पे 0, कि 2 प्लस 0 अपॉन 2। तो 2 प्लस 0 2 अपॉन 2, 2 अपॉन 2, तो आंसर 1। और ऐसे ही y की वैल्यू, तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 y2 पे क्या लिखेंगे, तो ये 8 और 5 मीन्स 8 प्लस 5 अपॉन 2, तो 13 अपॉन 2, आंसर 6.5। तो इसका मतलब हमें जो r की वैल्यू फाइंड करनी थी x और y, वो वैल्यू कौन सी मिल गई हमें, 1 और 6.5। तो हमें ये p q r तीनों वैल्यू मिल गई ना, कि जिससे पूरी लाइन के 4 इक्वल पार्ट हो गए। समझ आया ये तीनों वैल्यू कैसे ढूंढनी है सिंपल ही ना। तीनों बार हमें मिड पॉइंट की फॉर्मूला यूज करनी है, ठीक है, समझना है पॉइंट। अब ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस, तो रोम्बस को ये कहलाता है, रोम्बस वो ना जिसकी 4 साइड सेम हो लेकिन डायगोनल सेम नहीं होते, वो रोम्बस।
कि समझो रोम्बस में ये 4 पॉइंट्स हैं A B C D, तो हमें ये चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, A B C D के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, हमें उसका एरिया ढूंढना है। तो याद है आप लोगों को रोम्बस के एरिया की फार्मूला क्या आती है? याद है? रोम्बस के एरिया की फार्मूला आती है कि एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मीन्स हाफ मल्टीप्लाई AC मल्टीप्लाई BD। एरिया की फार्मूला आती है हाफ इंटू AC मल्टीप्लाई BD, ये फार्मूला। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो इसके लिए हमें पहले AC और BD इसकी वैल्यू ढूंढनी होगी, AC और BD की वैल्यू ढूंढनी होगी ना। और वो वैल्यू के लिए मिड पॉइंट और उसकी नहीं, इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगेगी जो पहली एक्सरसाइज में थी। मिड पॉइंट और रेशियो फार्मूला इसमें नहीं है बेटा, इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगेगी कि आपको पहले AC का डिस्टेंस ढूंढना होगा, फिर BD का डिस्टेंस ढूंढना होगा, और फिर वो डिस्टेंस आपको इस एरिया की फार्मूला में यूज़ करना होगा, हाफ इंटू AC मल्टीप्लाई BD। तो हम लोग रोम्बस का एरिया फाइंड करें ना ऐसे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ऐसे लिखें कि फर्स्टली वी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ डायगोनल AC। सबसे पहले हमें AC डायगोनल का डिस्टेंस फाइंड करना है, जहाँ पे A की वैल्यू आपको दी गई है 30 और C की वैल्यू -1 एंड 4, ये दिया हुआ है। तो ये वैल्यू अगर फाइंड करनी है सो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला, अब यहाँ मिड पॉइंट रेशियो नहीं, पहली एक्सरसाइज की फार्मूला, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला AC स्क्वायर इक्वल टू x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। याद है ना डिस्टेंस फार्मूला इसमें। सो AC स्क्वायर इक्वल टू x1 माइनस x2, तो x1 पे ये 3 माइनस x2 पे ये -1, तो उसका सॉल्यूशन करेंगे। और y1 माइनस y2 स्क्वायर, तो y1 पे 0, y2 पे 4, उसका स्क्वायर। तो इन पूरे का सॉल्यूशन करें तो आखिरी में AC स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 32, और उसका स्क्वायर रूट करेंगे। 32 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4√2। 32 होता है ना, तो 32 जैसे मानते हैं हम लोग 16 2 32 होता है 16 2, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 और 2 का √2। तो मतलब जो हमें रोम्बस में एक डायगोनल चाहिए था, वो एक डायगोनल AC, उसकी वैल्यू ये मिल गई 4√2। फिर एरिया ढूंढने के लिए दूसरा क्या चाहिए? तो दूसरा डायगोनल BD चाहिए। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डायगोनल BD फाइंड करें। नाउ टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ डायगोनल BD, कि जिसमें B की वैल्यू ये 4 5 और D की वैल्यू -2 -1। समझ रहे हो ना? B और D आपका जो रोम्बस बना हुआ हो तो उसमें ये B और D की वैल्यू। तो अब इसका डिस्टेंस फाइंड करना हो तो इसके लिए भी डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो BD स्क्वायर इक्वल टू x1 माइनस x2, तो x1 पे लिखेंगे 4 और x2 पे लिखेंगे -2, उसका सॉल्यूशन। एंड y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, तो y1 पे लिखेंगे 5 और y2 पे -1, उसका होल स्क्वायर। तो इसका पूरे का सॉल्यूशन करें तो इसका आंसर मिलेगा 72, और उसका स्क्वायर रूट BD स्क्वायर 72, तो उसका स्क्वायर रूट मिलेगा 6√2, क्योंकि जो 72 है तो 72 आप लोग लिखते हो 36 2, ठीक है, 36 2 72, क्योंकि यहाँ होता है ना 36 प्लस 36 किया तो 36 2 ही हुआ ना। 36 का स्क्वायर रूट 6 और 2 का √2, मतलब BD की वैल्यू मिलेगी 6√2। अब BD भी मिल गई ना, अब हम लोग ये रोम्बस का एरिया फाइंड करेंगे। यहाँ ये आखिरी स्टेप। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस की फार्मूला आती है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल्स का मल्टीप्लाई मीन्स हाफ इंटू AC मल्टीप्लाई BD। सो ABCD इक्वल टू हाफ इंटू AC की वैल्यू आपने पहले क्या ढूंढी? 4√2, और BD की वैल्यू क्या फाइंड की है? 6√2। सो इसमें हाफ इंटू, पहले मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया,
तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ऐसे होगा कि ये 4 और 6 तो समझो वही लिखे मैंने, 4 मल्टीप्लाई 6, यहाँ √2 और √2 वो क्या हो जाएगा, ओनली 2। √2 मल्टीप्लाई √2 तो सिर्फ 2 आ जाएगा ना, तो हाफ इंटू 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2, जिसमें से ये 2 कट हो जाएगा, ये 2 कट तो बचा 4 6 24, मतलब रोम्बस का एरिया वो क्या मिला हमें, 24 मिला। समझे, ध्यान आ गया ना। अब ये कैसे फाइंड करना है। तो अब देखो ये हमारी ये 7.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई, जिसमें हमने रेशियो फार्मूला और सेक्शन फार्मूलाज हमने समझी। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.3 देखें, उसमें हम लोग उससे पहले चैप्टर की आखिरी फार्मूला आप समझें। हमने चैप्टर में अभी तक सबसे पहले देखी थी वो थी डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद रेशियो सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला। अब चैप्टर की आखिरी फार्मूला आती है जो फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। किसकी फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, चैप्टर की आखिरी 7.3 की फार्मूला। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब ऐसे कि सपोज अगर कोई ग्राफ हो, समझना ध्यान से पहले कि अगर कोई ग्राफ हो, उस ग्राफ में कहीं पर भी कोई 3 पॉइंट बने हुए हो, कोई 3 पॉइंट ए बी सी कहीं पर भी बने हुए हो, उन तीनों पॉइंट को अगर हम लोग आपस में ज्वाइन कर दें, उन तीनों पॉइंट को अगर हम लोग आपस में ज्वाइन कर दें तो ग्राफ में एक ट्राइंगल बनेगा ना, बनेगा कि नहीं। जस्ट मैं रफ ग्राफ बता रहा हूँ कि उसमें कोई 3 पॉइंट है, उसमें ज्वाइन करो तो ट्राइंगल बनेगा। उस ट्राइंगल का अगर एरिया ढूंढना हो ना, एरिया मतलब ये अंदर का पोर्शन, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगती है। मतलब नॉर्मली अगर हम लोग बताएं हमें ग्राफ ड्रॉ तो नहीं करना है, हमें तो डायरेक्टली सॉल्व करना है कि मतलब अगर कोई ट्राइंगल हो जिस ट्राइंगल के 3 पॉइंट ए बी और सी हो, वो ए बी सी का अगर हमें एरिया फाइंड करना हो, अंदर का पोर्शन फाइंड करना हो, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आती है, हाफ इंटू मॉड्यूलस में ये मॉड्यूलस, ठीक है, सीधी लाइन कर दें, ये ब्रैकेट नहीं है, ये मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस का मतलब क्या, पहले समझ लो चलो, कि सीधी 2 लाइन के बीच में नंबर लिखते हैं ना, वो मॉड्यूलस कहलाता है। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है कि मॉड्यूलस में हमेशा हर एक की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिखी जाती है, वो मॉड्यूलस कहलाता है। मॉड्यूलस में आप लोग पहले ऐसे लिखते थे कि उसमें अगर समझो मॉड्यूलस में +3 लिखा हो ना, तो उसका आंसर भी आप +3 ही लिखते थे। लेकिन अगर मॉड्यूलस में -3 लिखा हो ना, मॉड्यूलस के अंदर अगर -3 हो तो भी उसका आंसर +3 आएगा। मॉड्यूलस इसके लिए होता है कि माइनस की वैल्यू भी प्लस में मिल जाए और प्लस की वैल्यू भी प्लस में ही रहे। फिर से बोल रहा हूँ, मॉड्यूलस इसलिए काम आता है कि हर एक की पॉजिटिव वैल्यू से फाइंड करना। आपको देखो ये एरिया है ना, आप लोग एरिया फाइंड कर रहे हो, कभी कोई चीज़ का एरिया नेगेटिव आता है? कि ये जो गार्डन है, समझो गार्डन का एरिया ढूंढते हैं, ये गार्डन जो है वो ये -5 किलोमीटर में है, कभी एरिया नेगेटिव में आता है, माइनस में आता है? नहीं आता ना कभी भी। तो एरिया कभी भी माइनस में नहीं आता है, इसी वजह से इसकी फॉर्मूला में ही मॉड्यूलस दे दिया गया है। फॉर्मूला को लिखते ही मॉड्यूलस में है कि मॉड्यूलस मतलब हर एक की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही फाइंड करना। सो मॉड्यूलस में ये जो आखिरी है, मॉड्यूलस में फॉर्मूला लिखें हाफ इंटू मॉड्यूलस में x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, फिर +x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 एंड +x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ठीक है, कोई स्क्वायर वगैरह नहीं करना है। हाफ इंटू फॉर्मूला मॉड्यूलस में लिखना है कि x1 और x1 के साथ हमें ब्रैकेट में लिखना है y2 माइनस y3, ये 1 हो ना तो उसके बाद 2 एंड 3, ऐसे याद करो। फिर x2 तो 2 के बाद y3 माइनस y1, 2 के बाद ये y3 माइनस y1, और x3 3 के बाद 1, 3 के बाद y1 माइनस y2, बाहर प्लस में ब्रैकेट में सब माइनस में। ये एरिया की फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसमें ये x1 x2 x3 और y1 y2 y3 क्या, वो तो यहाँ से मिलता है ना। ट्राइंगल में जो a की वैल्यू हो उसे x1 y1 कहेंगे,
b की वैल्यू हो उसे x2 y2 और c की वैल्यू हो उसे x3 y3 कहेंगे, जो हम लोग इस फॉर्मूला में रखेंगे। देखो चैप्टर बहुत सिंपल है, हमने अभी तक के भी सम्स देखे, कोई हार्ड नहीं थे इस चैप्टर के सम्स। आप लोगों को सिर्फ सही जगह पर वैल्यू रखनी है, उसकी फॉर्मूलाज याद करके x1 x2 x3 इन वैल्यू में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। x1 पे x2 लिख दो, x2 पे x3 की वैल्यू लिख दो तो प्रॉब्लम होगी। बाकी सीधी फॉर्मूला रखो तो इस चैप्टर में इनमें सम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब ये जो चैप्टर की लास्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसमें उसके थ्रू अब हम लोग एक्सरसाइज 7.3 शुरू करें। तो एक्सरसाइज 7.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन वन में फर्स्ट है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर दिस। मतलब कोई ट्राइंगल में ये तीनों वर्टाइसेस दिए हुए हैं, यहाँ पॉइंट ए अगर हो तो उसका ये वर्टाइसेस है, यहाँ पॉइंट बी हो उसमें ये, और ये पॉइंट सी में ये। तो मतलब इसको x1 x2 सॉरी इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 कहेंगे, जो फॉर्मूला में रखेंगे ना। तो देखो इसका सॉल्यूशन यहाँ पहले बताएंगे कि हियर x1 इक्वल टू 2 y1 इक्वल टू 3, जो पहला पॉइंट था उस पर से x1 और y1 मिल गया ना। फिर x2 इक्वल टू -1 y2 इक्वल टू 0, जो दूसरा पॉइंट है उस पर से x2 और y2 मिल गया। और x3 इक्वल टू 2 एंड y3 इक्वल टू -4, तीसरे में से x3 और y3 मिल गया ना तीनों पॉइंट। तो इन तीनों पॉइंट को हम लोग यहाँ फॉर्मूला में रखें। जो फार्मूला है ABC इक्वल टू हाफ इंटू मॉड्यूलस में x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, फिर x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 एंड x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। तो अब वैल्यू ध्यान से, हाँ पहले x1, तो x1 पे क्या लिखेंगे, x1 पे ये है 2, तो x1 पे लिखें ये 2। फिर ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे अंदर y2 माइनस y3, तो y2 सही देखना बेटा कि y2 कौन सा है 0 और y3 कौन सा है -4। तो y2 पे 0 ये फॉर्मूला का माइनस, और y3 पे भी -4, 0 माइनस -4, ऐसा ना। फिर प्लस करके दूसरा x2, तो x2 पे क्या लिखेंगे, x2 पे है ये -1, तो x2 पे ये -1। ब्रैकेट में y3 माइनस y1, तो देखो y3 पे -4 और y1 पे 3, तो y3 कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे y3 पे -4 माइनस y1 पे 3। और आखिरी x3, तो x3 पे लिखेंगे 2, तो x3 पे ये 2 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, जिसमें y1, तो y1 पे लिखेंगे 3 और y2 पे 0, ब्रैकेट में y1 माइनस y2, तो 3 माइनस 0। अब सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप ये जो माइनस में है ना y वाले सब, तो उनको माइनस करें। मतलब पहले x1 पे 2 तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे इनका प्लस माइनस, तो देखो ये 0 यहाँ हो गया माइनस माइनस +4, तो 0 + 4 कितना हो जाएगा 4। देखो बाहर 1/2 और एब्सोल्यूट वैल्यू वो तो लिखना ही है आपको, 1/2 एंड ये एब्सोल्यूट ब्रैकेट में ये 2 का 2 लिखा हमने, यहाँ 0 माइनस माइनस +4, 0 + 4 4, प्लस करके ये आखिरी में ये -1 सेम है, यहाँ पे -4 और -3, तो -4 एंड -3 क्या हो जाएगा -7, और यहाँ पे प्लस करके ये 2, तो ये 2 भी वही, यहाँ 3 - 0, तो 3 - 0 3, लास्ट में एब्सोल्यूट ब्रैकेट। सो हाफ इंटू, अब इनका मल्टीप्लाई कि 2 4 ज़ा 8, यहाँ -1 और -7, तो 1 7 ज़ा 7, माइनस माइनस +7, और 2 3 ज़ा 6। सो एब्सोल्यूट ब्रैकेट में 8 7 और 6 तीनों का +21। अब लास्ट में यहाँ पर जब सब प्लस माइनस हो जाए ना, तो यहाँ पर ये एब्सोल्यूट ब्रैकेट हटा देंगे। ये ब्रैकेट अगर हटा दिया तो 21, ये हटा दें तो क्या हो जाएगा 21 ही होगा ना। यहाँ माइनस में हो ना तो प्लस में हो जाए, और प्लस हो तो प्लस ही रहेगा, तो हाफ मल्टीप्लाई 21।
तो 21 का हाफ कितना मिल जाएगा 10.5। मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें कितना मिल गया 10.5 मिला। समझे ना, सिंपल है ना कैलकुलेशन, बस खाली फॉर्मूला सही रखनी है ना और वैल्यू सही रखनी है। ऐसे ही क्वेश्चन 1 में सेकंड देखें तो उसमें भी ऐसा ही है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसके वर्टाइजेस ये दिए हुए हैं। वही ट्राइंगल में ये 3 वर्टाइजेस, पहले का -1 5 और -1, दूसरे का 3 और -5, तीसरे का 5 और 2, ये तीनों वर्टाइजेस हैं। तो उस पर से हम लोग एरिया ढूंढें। उसमें भी पहले सेम लिखे हम लोग कि हियर x1 इक्वल टू -5, y1 इक्वल टू -1 पहले ब्रैकेट पर से, फिर x2 इक्वल टू 3, y2 इक्वल टू -5 दूसरे ब्रैकेट पर से, एंड x3 इक्वल टू 5, y3 इक्वल टू 2 ये तीसरे ब्रैकेट से। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल की यही फॉर्मूला, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2, ये मॉड्यूलस में लिखेंगे। तो हाफ इंटू x1 पहले, तो x1 पे लिखेंगे -5, तो x1 पे -5, फिर y2 माइनस y3, तो y2 पे -5, y3 पे 2, तो मीन्स y2 पे -5 और y3 पे 2, -5 एंड -2, फिर प्लस x2, तो x2 पे ये 3, x2 पे लिखा 3, y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1, y3 पे 2 और y1 पे -1, तो y3 पे ये 2 और y1 पे माइनस, ये फॉर्मूला का बाहर माइनस, और y1 पे -1, फिर x3, तो x3 पे लिखेंगे अब ये 5, तो x3 पे ये 5, और y1 माइनस y2, तो y1 पे -1 और y2 पे -5, तो y1 माइनस y2 -1 एंड -5। तो अब इनका सॉल्यूशन ना, पहले ब्रैकेट हटाते हैं। देखो ये हाफ इंटू मॉड्यूलस में ये पहला -5 ही रहेगा, इसका -5 और -2 तो -7, फिर दूसरे में प्लस ये 3 वैसे ही रहेगा, यहाँ 2 और -1, तो ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 कितना 3, फिर आखिरी में ये +5 होगा, +5 और यहाँ -1 एंड -5, तो ये माइनस माइनस +5 हो जाएगा, माइनस माइनस +5, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4। अब ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कि हाफ इंटू मॉड्यूलस में 5 7 ज़ा 35, माइनस माइनस +35, यहाँ 3 3 ज़ा 9 और 5 4 ज़ा 20, तीनों का प्लस, तो हाफ इंटू मॉड्यूलस में 64, तीनों का प्लस 64 और 64 का हाफ, पहले ये मॉड्यूलस हटा दें, ये लिखना स्टेप में कि मॉड्यूलस हटा दें तो 64 का 64 ही रहेगा ना, हाफ इंटू 64, और 64 का हाफ कितना तो 32। तो इस तरह से इसमें भी ट्राइंगल का एरिया हमें क्या मिल गया 32 मिला। समझे ना, तो कैसे हमें ये एरिया की फॉर्मूला भी यूज़ करनी है, ध्यान आ गया। अब जैसे हमने ये क्वेश्चन देखे ना, इसी के ही अब आखिरी क्वेश्चंस हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।